वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं कुतुब सर आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल कुतुब सर में। लगातार हमारा ये दूसरा लेक्चर है वेव ऑप्टिक्स पर। पहले लेक्चर में हमने वेव ऑप्टिक्स में हाइगेंस वेव थ्योरी देखी थी, वेव फ्रंट्स देखा था, हाइगेंस वेव प्रिंसिपल देखा था, सेकेंडरी वेवलेट्स का प्रिंसिपल देखा था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर आपने देख लिया होगा। अगर वो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके पहले वो वीडियो लेक्चर देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो लेक्चर जो अब शुरू होने वाला है आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड वीडियो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि जो हमने सेकेंडरी वेवलेट्स का प्रिंसिपल देखा, उस वेवलेट्स के प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को कैसे हम डेराइव कर सकते हैं, आज हम यही देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या बनाते हैं? सबसे पहला टॉपिक बनाते हैं, तो देखिए कंसीडर कीजिए कि ये आपके पास में एक प्लेन मिरर है। ठीक भाई, ये तो हो गया हमारा प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर पर अगर हम इंसिडेंट वेव फ्रंट इंसिडेंट करते हैं, तो मैं आपको ये पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं कि अगर हम इंसिडेंट वेव फ्रंट लेंगे इस पर प्लेन वेव फ्रंट, तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे बनेगा। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, डायग्राम से ही सारी चीजें समझ में आएगी। यहां से ये मान लीजिए आपके पास में ये प्लेन वेव फ्रंट है। ये कौन सा वेव फ्रंट है? इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट? इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। ठीक भाई, जब हम इसे इंसिडेंट करेंगे तो यहां पर एक रे बनेगी। ये रे पहली रे, ध्यान से देखते जाइए, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। ये प्लेन वेव फ्रंट था ए बी, इंसिडेंट वेव फ्रंट। इस पर पहली रे हमने निकाल दी, मान लीजिए पी ए। जो रे पी ए है आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी अगर हम इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे 2 मिनट पहले, 2 रे निकालते हैं। एक तो पी ए रे है और एक दूसरी रे निकाल दी हमने क्यू बी रे। ठीक भाई, ये क्यू बी रे। अब ध्यान से समझिएगा, इंसिडेंट रे, 2 इंसिडेंट रे ले ली इसी पर, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये इंसिडेंट रेस 90 डिग्री का एंगल बनाएगी प्लेन वेव फ्रंट पर। सही है, वेव फ्रंट पर इंसिडेंट रेस 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये सब हम हाइगेंस वेव प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहां से समझिए ये एंगल आई है। ठीक है भाई, ये एंगल आई। अब यहां से एक रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी, ये रिफ्लेक्टेड रे निकली, ये रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान से समझिए, ये रिफ्लेक्टेड रे। लेट अस कंसीडर ये पी ए रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पर पहुंच गई? ये पहुंच गई ए से लगाकर सी पर। कहां पर पहुंची? सी पर। अब इसी दौरान ध्यान से सुनिएगा, क्यू बी रे कहां से कहां तक आ गई? इतने ही टाइम में, जितने टाइम में ए से चलकर सी तक रे आई रिफ्लेक्टेड रे, उतने ही टाइम में क्यू बी रे इंसिडेंट हो गई कहां पर? प्लेन वेव फ्रंट, सॉरी मिरर ए बी एम एन पर आकर इंसिडेंट हो गई। यानी यहां पर क्या बना? डी पॉइंट बना। सही है, फिर से सुने मैंने क्या बोला है, फिर से समझाता हूं। जो प्लेन वेव फ्रंट ए बी था, ए बी प्लेन वेव फ्रंट, इस पर पी ए रे क्या है? इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे ए से चलकर सी तक आई, उतने ही टाइम में क्यू बी रे बी से चलकर डी तक आ गई। गॉट इट? समझ आया? ध्यान से सुने, ए से चलकर सी तक आने में रिफ्लेक्टेड रे कितना टाइम लगा? इसको टाइम लगा मान लीजिए टी। उतने ही टाइम में क्यू बी रे बी से डी तक, रे क्यू बी को कितना टाइम लगा? मान लो कि इंसिडेंट रे को सेम टाइम लगा, टी टाइम लगा। ठीक है, तो क्या होगा? सेम टाइम लेने पर क्या यहां पर मीडियम चेंज हुआ? भाई रिफ्लेक्शन में मीडियम तो चेंज होता ही नहीं है। जो रे जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में लौट जाएगी।
तो मीडियम तो चेंज हुआ ही नहीं, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो म्यू तो चेंज ही नहीं हुआ। तो ए से चलकर सी तक आने के लिए जो रे रिफ्लेक्टेड रे है जितना टाइम लेगी उतना ही टाइम क्यू से डी तक लगा। अगर दोनों में टाइम सेम लगा तो दोनों में टाइम सेम लगने की वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि AC और BD, AC और BD जो लेंथ है वो इक्वल है। सही या सुन लो, AC और BD लेंथ इक्वल रहेगी। अब बात समझिए, यहां से अगर मैं C से D को मिला देता हूं, क्या किया मैंने ये किया कि C से D को मिला दिया, ये मिला दो CD, दूसरा कलर ले लेते पेन का, ये C से D को मिला दो। ठीक भाई, तो C से D को मिलाने पर ये CD क्या बनेगा, CD इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, CD इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। समझ आया? फिर से समझिए, AB एक इंसिडेंट वेव फ्रंट था, उस पर CD क्या बन गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, यानी AC इस तरह से इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन होगा। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कैमरा इस तरफ फोकस करा दीजिए, ध्यान से देखिए, ये I है, ये I, तो ये R होगा। सही है सुन लो, ये R, ठीक है भाई। अगर ये R है, ये R है, ध्यान से सुने, ये I है, ये R है, ये AB के साथ में PA का एंगल कितना है, AP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। सही है। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखिए, ये जो हमारा नॉर्मल बना है, ये वाला नॉर्मल, ये नॉर्मल यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिए, इतने पार्ट को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये देखो, ये पूरा कितना है, 90 है, कहाँ से कहाँ तक, PAB, एंगल PAB, ये कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अब इसमें से हमने क्या करना है, PA और ये वाला जो एंगल इंसिडेंट एंगल है, अगर इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वाला पार्ट मिलेगा। सही है सुन लो, और इस 90 में से, इस पूरे 90 में से अगर मैं इतना पार्ट सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये मिलेगा, ये वाला एंगल। सही है सुन लो, तो ये एंगल जो मैंने ब्लू इंक से शेड किया है, ये क्या मिला मुझे, I। कौन सा एंगल, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल I। गॉट इट, BAD आ गया किसके इक्वल, I के इक्वल। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो BD रे है यहां से भी इंसिडेंट होगा, ये रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे बनी। सही है। अगर ये रिफ्लेक्टेड रे है तो ये CD पर 90 डिग्री के एंगल पर रहेगी, अगर ये 90 डिग्री है और ये R है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस R, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा R के इक्वल। समझ आ गया? सही है सुन लो, ये R के इक्वल। अब ये I आ गया, ये R आ गया। अब हमें क्या करना है, इस I और R को इक्वल बताना है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के लॉज में क्या होता है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम होता है, हमें बताना है। अब मेरे पास में दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल कौन कौन से है, एक है ABD, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD, कौन सा ट्राइंगल, ABD, और दूसरा ट्राइंगल मेरे पास में है, ध्यान से देखिएगा, DCA, एन ट्राइंगल DCA। इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम ठीक से देखेंगे तो ध्यान से समझिए, यहां पर ये एंगल 90 डिग्री है ना, ये दो एंगल 90 डिग्री है, एंगल C और एंगल B है ना, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है। इसके साथ में क्या है, AC, ये AC, ये A से C तक और Q से D तक, ये लिखा हमने, AC और BD इक्वल है, AC और BD इक्वल है। क्यों इक्वल है, हम ये यहां पर लिख चुके सब। ठीक है भाई। अब देखो AD जो है
वो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है दोनों ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल में 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, तो AD क्या है, हाइपोटेनियस है, और AD के इक्वल है। अब दो ट्राइंगल है, कॉमन साइड सही है। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ है कि दो ट्राइंगल है आपके पास में, पहला ट्राइंगल है ABD और दूसरा ट्राइंगल है DCA। इन दोनों ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, एक साइड इक्वल है और हाइपोटेनियस इक्वल है, तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस, अब यहां से क्या लिखेंगे, इंप्लाइज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCA। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, बाई RHS, सही है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्लास 9th में पढ़ा था हमने ये वाली कॉन्ग्रुएंसी को, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो ध्यान से देखिए, पहला एंगल बनेगा BAD यानी सेकंड फर्स्ट और थर्ड, तो BAD इक्वल क्या रहेगा, BAD CDA, एंगल CDA। अब जरा चेक करो, BAD क्या है, BAD इज इक्वल टू I और इधर CDA क्या है, इक्वल टू R। तो ये I आ गया और इक्वल में R आ गया, हेंस प्रूव। ये हमारा हाइगेन्स वेव प्रिंसिपल से, यानी जो वेवलेट्स वाला प्रिंसिपल देखा था हमने, उससे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया। ये पूरा प्रूफ है, ठीक है भाई। टेंशन मत लीजिए, अगर आप कुछ कॉपी नहीं भी कर पा रहे तो कोई बात नहीं, मत कीजिए कॉपी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे का PDF मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आगे देखेंगे अगला टॉपिक। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल, हमें हाइगेन्स के वेवलेट्स वाले प्रिंसिपल से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि दो मीडियम कंसीडर करते हैं। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दूसरे का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और हम कंसीडर कर लेते हैं कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1। गॉट इट। और अब हम रेयर टू डेंसर अगर इसके आधार पर देखें तो हम क्या पढ़ रहे हैं, रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन देख रहे हैं। बात समझ में आ गई। रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन को समझने की हम अब कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने इंसिडेंट वेव फ्रंट लेना है, ये प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है भाई। ये मान लीजिए AB है ना। ये दो अलग अलग मीडियम है, इसकी ये इंटरफेस है। हमने क्या देखा था, जब रेयर टू डेंसर जाते हैं तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। बात समझ में आ रही है। रे कहां पर बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये AB क्या है, AB इज प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक, ये रे यहां पर एक रे यहां से निकाल दी, ये रे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, अभी हमने देखा कि प्लेन वेव फ्रंट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहां पर, ठीक है। एक और रे यहां पर मैं इसे PA कंसीडर कर लेता हूं, इस रे को मैं कंसीडर कर लेता हूं QB, ठीक है भाई, ये QB है ना। अब ध्यान से देखिए, यहां पर बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। सोचो अगर ये मीडियम नहीं होता, सेकंड मीडियम नहीं होता, तो ये रे सीधी इस तरह से निकल जाती, सही है, विदाउट एनी चेंज, ये इस डायरेक्शन में जाती। लेकिन है क्या, यहां पर तो सेकंड मीडियम है, सेकंड मीडियम डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ झुकी। और मान लो ये नॉर्मल की तरफ झुककर कितने पाथ को फॉलो कर पाई, ये पाथ फॉलो किया इसने। मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं कि यहां से
AC पाथ फॉलो कर लिया। कितना टाइम लगा AC पाथ को? AC क्या है यहां पर? AC इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव। इस रिफ्रैक्टेड वेव को A से चलकर C तक आने में कितना टाइम लगा? इसे टाइम लगा, मान लीजिए T टाइम लगा। कितना टाइम लगा? T टाइम लगा। अब ध्यान से देखिए, इसी T टाइम में QB रे B से चलकर कहां पर पहुंच गई? B से चलकर D तक पहुंच गई। समझ आया? QB रे B से चलकर D तक आ गई। D के कहां पर है? दोनों के इंटरफेस पर, यानी दो अलग अलग मीडियम के इंटरफेस पर एक पॉइंट है। आगे यहां तक बात समझ में? देखो, B से चलकर D तक आने में QB रे को जितना टाइम लगा, अगर उतने ही टाइम में हम रिफ्रैक्टेड रे को देखें तो वो A से C पर आ गई, है ना। तो BD क्या है? इंसिडेंट रे, है ना। इस इंसिडेंट रे को कितना टाइम लगा B से चलकर D तक आने में? T टाइम लगा। अब ध्यान से देखिए, क्या दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है? नहीं, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, सेम तो नहीं है। अब सेम नहीं है तो यहां पर मैंने कंसीडर कर लिया कि फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड है v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, गॉट इट, एंड v2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है। अगर ऐसा है तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, A से C तक की जो डिस्टेंस आएगी, पहले BD डिस्टेंस निकालते हैं। तो BD लेंथ कितनी आ जाएगी? BD लेंथ आएगी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो v1 मल्टीप्लाई t। इसी तरीके से AC लेंथ कितनी आएगी? AC इज इक्वल टू v2 और मल्टीप्लाई t। अब बात समझिए, यहां तक का तो काम हो गया। अब वापस से डायग्राम पर आते हैं। अगर मैं C से D को मिला दूं तो ध्यान से देखिए, समझिए इसे, व्हाट इज CD इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, गॉट इट। CD क्या बन जाएगा? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। देखो ध्यान से समझिएगा, पहले इंसिडेंट वेव फ्रंट आया, इस इंसिडेंट वेव फ्रंट ने स्ट्राइक किया कहां पर, फॉल किया कहां पर? दो मीडियम के इंटरफेस पर। जैसे ये इंटरफेस पर टकराएगा तो टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होकर किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में, जैसा कि यहां पर CD दिखाया गया है। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, थोड़ी सी चीजें समझते हैं। ये एंगल I है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस I। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये एंगल हो जाएगा I। समझ आया? ये एंगल कितना हो जाएगा? I। अभी देखो, यहां पर ये जो एंगल है ये है R, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस R। सही है, ये 90 माइनस R, और ये है एंगल 90 डिग्री का, क्योंकि अगर ये वेव फ्रंट है तो ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये 90 है, 90 माइनस R है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अगेन R, गॉट इट। इतने पार्ट में तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है। अब ध्यान से देखिए, अब हम कोशिश करते हैं साइन I और साइन R को कैलकुलेट करने की। देखिए, साइन I क्या आएगा यहां पर? साइन I इज इक्वल टू BD। देखो I के अपोजिट, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। BD अपॉन हाइपोटेनियस AD, तो BD अपॉन AD। इसी तरीके से यहां पर अगर मैं साइन R कैलकुलेट करता हूं, आ रहा है ना समझ में? तो साइन R क्या आएगा? देखिए, ये AC और अपॉन में आएगा AC अपॉन AD। ठीक है भाई। अभी ध्यान से देखो, BD की जगह पर v1 मल्टीप्लाई T लिखेंगे और AC की जगह पर v2 मल्टीप्लाई T लिखेंगे, तो इससे क्या आएगा? साइन I इक्वल टू v1T अपॉन में AD, और फिर आएगा साइन R इक्वल टू कितना आएगा? AC अपॉन AC की जगह v2T अपॉन में आएगा AD। इन दोनों का रेशियो निकालिए, तो साइन I अपॉन में साइन R इक्वल टू आएगा, ध्यान से देखिए, AD डिनोमिनेटर में है, कैंसिल आउट होगा,
V1t अपॉन V2t, V1t अपॉन V2t, t से t कैंसल, V1 अपॉन V2। अब यहीं पर रुककर थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, V1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। V2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये लिखा। अगर स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो निकाला जाए दो मीडियम के अंदर, वो क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो कांस्टेंट होगा, है ना? तो देखो सेकंड लॉ क्या कहता है रिफ्रैक्शन का? रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ यही तो कहता है कि साइन आई और साइन आर का रेशो, यानी इंसिडेंट एंगल का साइन वैल्यू निकालो और रिफ्रैक्टेड एंगल की साइन वैल्यू निकाले, दोनों का रेशो कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट आ गया, पहली बात। दूसरी बात, स्पीड का रेशो अगर निकालते हैं दो मीडियम में, तो वो देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी मैं इसमें स्नेल्स लॉ भी निकाल सकता हूं। तो साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2, और इसे लिखा जा सकता है μ2 अपॉन μ1। सही है? हाँ, स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। आया है तक समझ में? इतने पार्ट में अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला है आपके लिए, भर भर कर कमेंट करें। जो भी आपका डाउट होगा मैं बिल्कुल अगले लेक्चर में उसको कवर करूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अभी फिलहाल ये जितना लिखा हुआ है, अगर आप लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी लिख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे टॉपिक का, ये जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं पूरे का PDF का लिंक मिल जाएगा। आगे देखेंगे। एक और खास बात समझ लीजिए, यहां से ध्यान से देखिए, V1 अपॉन V2 इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ये तो आ ही गई बात। यहां पर मैं लिख रहा हूं कुछ, ध्यान से समझिएगा इसे। यहां पर मैं कुछ और भी लिख रहा हूं। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू V1 अपॉन V2। अगर मैं इसी को वेवलेंथ की टर्म में लिखूं तो λ1 अपॉन λ2। हो गया यहां तक? याद रखिएगा, जब भी लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, जब भी लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। यानी फ्रीक्वेंसी क्या है? उसका आधार कार्ड है, वो कभी चेंज नहीं होगा। आधार नंबर है ना, मरते दम तक सेम रहता है। फ्रीक्वेंसी इज द आधार कार्ड ऑफ, आधार नंबर ऑफ लाइट। लाइट की किसी भी वेव का अगर हम बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कभी चेंज नहीं होगी, है ना? जैसे DNA चेंज नहीं होता है, वैसे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। कब? जब लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद करता हूं कि आप कुछ नया सीखे होंगे, और अगर आप सीखे हैं तो यहां पर साइड में आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और भाई चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।